एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है। मुनसिफ टीवी आप देख रहे हैं। अब की बार मिलीजुली सरकार, अब की बार एनडीए सरकार। बात हो रही थी कि अगली सरकार का चेहरा क्या होगा। जिस तरह से आज लगातार पूरे चेहरे हमें देखने को मिले, बड़ी जो है संख्या में, बड़ी तादाद में आज हलफ दिलाए गए पीएम मोदी के बाद लगातार। लेकिन पोजीशन वाली जो बात हो रही है, प्रोटोकॉल इस बार जो मेंटेन किया गया है, उस पर भी गहरी नजर है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुजात अली सूफी साहब कांग्रेस से मेरे साथ स्टूडियो में बाकरी साहब हैं, और साथ ही फाजिल हुसैन परवेज साहब तजिया निगार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। अगर हम बात करें आज जिस तरह से हिस्सेदारी हुई है एनडीए में, इस बार खुलकर बात हुई है, जैसा कि शुजात साहब भी कह रहे थे, फाजिल साहब भी कह रहे थे कि कैसी हिस्सेदारी रही, किस तरह से अहमियत दी गई अपने दलों को, अपने साथियों को, वो दिख ही रहा था। फाजिल साहब ने शुरुआत में कहा था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये मेन दल, ये मेन असल चेहरे हैं जो सरकार को, इस पर कार्टून भी बने हैं, मीम्स भी बने हैं एक तरह से, कि सरकार मोदी चलाएंगे या इस बार एनडीए चलाएगा। शुजात अली सूफी साहब के पास आना चाहूँगा एक बार फिर कि कितनी अहम लगती है आपको, क्योंकि इस बार 10 साल से मोदी जी को आदत तो रही नहीं, बहुमत की सरकार थी। अब बैसाखियों वाली सरकार, जैसा कि कहा जा रहा है मीडिया में, बड़ा रोल है चंद्रबाबू नायडू का और नीतीश कुमार का, और दोनों के बारे में आपकी राय। देखिए, चंद्रबाबू नायडू एक इंतहाई, क्या कहूं मैं, सफाक किस्म के, इंतहाई चालाक किस्म के पॉलिटिशियन हैं, और नीतीश कुमार भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, इसमें दो राय नहीं है जी। लेकिन बाबू के फर्जन का ये कहना कि मेरे खिलाफ पिगासुस इस्तेमाल किया गया और किया जा रहा है जी, ये, और दूसरा नीतीश कुमार का ट्वीट में ये कह देना कि बिहार के साथ इंसाफ किया जाएगा, तो ये जो है खुल्लम खुल्ला वो चैलेंज कर रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस बिहार को दिया जाए, और उस लाइन में उस कतार में चंद्रबाबू नायडू भी हैं। तो ये दो ऐसे अहम मौजूआत है जिस पर जो है बहुत जल्द मोदी एनडीए की सरकार को फैसला करना पड़ेगा। अगर इसमें ताखिर होती है तो रेस्पेक्टिव स्टेट्स में उस क़यादत के खिलाफ लोग हो जाएंगे जिस क़यादत को उन्होंने उभार कर दिल्ली पेश किया है, दिल्ली में भेजा है। जी बिल्कुल। फाजिल साहब, जैसा कि शुजात साहब ने बिहार और आंध्र का यहाँ पर हवाला दिया है, उत्तर प्रदेश की मौजूदा सूरत हाल, जिस तरह से सीटें कम आई, अब फिक्रमंद हो गए हैं योगी जी, और ऐसी कुछ खबरें भी आ रही, आपने सुना भी होगा कि केजरीवाल ने रैली में, आखिरी 5वीं या 6वीं रैली मतलब फेस में कह दिया था कि योगी जी आपको हटाया जा रहा है, आप अपनी फिक्र करें। यह क्लियर बात आई थी, और खबरें भी आ रही है। मैं अब कुछ ही देर में अगर ये खबर आती है तो उसकी पुष्टि भी करवा दूंगा। साथ ही दूसरी बात, महाराष्ट्र को आपने देखा होगा, 2 धड़े हैं। इस बार शिवसेना को बड़ी बढ़त मिली है वहां पर, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले असेंबली इंतखाबात पर असर डालेगी। इसके क्या असरात आप देखते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र? जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है जी, वहां तो एक तो वहां पर जो कुछ हुआ, जैसा योगी की बुलडोजर सियासत, जो मुजालिम की इंतहा जो थी, और उसका भी एक रिएक्शन था जी। फिर वहां के जो हिंदू मजहबी कायदीन या जो क्या बोलिए आप, साधु संत वगैरह, जैसे एक पंडित का, पुरी के शंकराचार्य का बयान आया है जी कि हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा जी, इलेक्शन के बाद का, जो अयोध्या में हार के बाद का जो है जी। और जैसे कि मैंने कहा कि राजनाथ सिंह का भी हुआ था जी, आपने देखा होगा चंद दिन पहले फूलों के हार में जो है राजनाथ सिंह साहब एडजस्ट नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत लोगों ने देखा। जी हाँ, जी हाँ। तो ये ऐसे कई वाकयात। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, दस्तूर तब्दील करने की बात, जी, ये सब का जो है असर हुआ कि हिंदुस्तान के 99% अवाम एक सेकुलर हिंदुस्तान चाहते हैं, ऐसा हिंदुस्तान जिसमें सब मिलजुल कर रहे हैं। तो मोदी साहब बहचत वज़ीर-ए-आज़म महज इलेक्शन जीतने की खातिर, पार्टी को अक्सरियती तबके के वोट दिलाने की खातिर वो अपने सत्ते से बहुत नीचे उतर गए थे वो। जी। तो अभी आपने देखा कि जो नई कैबिनेट है
उसमें अनुराग ठाकुर नजर नहीं आएंगे आपको। जी स्मृति ईरानी को राज्यसभा के मेंबर बनाकर लाया जा सकता था, जी। पर वो भी नजर नहीं है। जो जिन जिन लोगों ने ज्यादा बड़ी बड़ी बातें की थी, सरपरस्ती की बात। फाजिल साहब मैं आपको रुकूंगा। बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र में दे दूं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। अजित पवार नाराज चल रहे हैं। अजित पवार नाराज चल रहे हैं। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार में शामिल है अजित पवार। तो बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है, बड़ा उलटफेर हो सकता है, बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है। अजित पवार नाराज चल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमारे मेहमानों ने भी बात की थी अजित पवार की नाराजगी को लेकर। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, सब कुछ ठीक नहीं है। तो अजित पवार नाराज चल रहे हैं। इस वक्त बड़ा उलटफेर हो सकता है महाराष्ट्र की सियासत में। आज शपथ ग्रहण के फौरी बाद यह पहला झटका बीजेपी सरकार को, बीजेपी गठबंधन की महाराष्ट्र में शिंदे सरकार, बीजेपी की सरकार, उसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। नाराज चल रहे हैं अजित पवार। शरद पवार से अलहदा होकर अपनी पार्टी और कुछ सांसदों को लेकर ये शिंदे के साथ महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन उसी महाराष्ट्र सरकार में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र से अजित पवार नाराज चल रहे हैं सरकार में। तो बड़ी खबर, महाराष्ट्र से अजित पवार नाराज चल रहे हैं, सरकार में हैं इस वक्त शिंदे की शिवसेना, शिंदे, अजित पवार, बीजेपी, ये गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में चल रही, उसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। नाराजगी है अजित पवार की। क्यों है नाराजगी? हमारे नुमाइंदे अमजद इस वक्त जुड़ेंगे और तफसीली खबर भी देंगे कि क्या कुछ वहां चल रहा है। लेकिन फिलहाल अभी बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में शिंदे, बीजेपी, एनसी, अजित पवार की मिलीजुली सरकार, और आज ही दिल्ली में बड़ी मिलीजुली सरकार का हलफबर्दारी हुई है। लेकिन महाराष्ट्र में सियासत बिगड़ती नजर आ रही है। अमजद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमजद, क्या कुछ इस वक्त अपडेट करा रहे हैं? महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है सरकार में? देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अजित पवार जो है चुनाव में शपथ ग्रहण के लिए वो दिल्ली पहुंचे हुए थे। लेकिन वहीं पे प्रफुल्ल पटेल को जो है एक मैसेज आता है कि आपको जो है मंत्रालय जो है गृह राज्य मंत्रालय मिलेगा। लेकिन प्रफुल्ल पटेल जो है गद्दावर नेता है, वो कहीं ना कहीं कैबिनेट मिनिस्टर थे। इसके पहले की सरकार में हमने देखा था कि वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि वो कैबिनेट से नीचे का जो दर्जा है वो नहीं लेंगे। तो जिसको लेके अजित पवार ने भी साफ तौर पे कह दिया कि सरकार के अंदर जो है वो अभी इस वक्त जो है वो शामिल नहीं होंगे। आने वाले वक्त में देखना होगा, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि एनसीपी के कुछ विधायक जो है वो लगातार जो है शरद पवार के टच में भी है। कयास जो है काफी ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सियासी उथल-पुथल जो है वो काफी जल्द होने वाली, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 महीने के बाद जो है विधानसभा का चुनाव होना है, और विधानसभा के चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टी जो है वो तैयारी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात कर ले अजित पवार की, तो अजित पवार साफ तौर पे जो एनडीए की सरकार है वो सरकार के अंदर उनको कहीं ना कहीं जो राज्य मंत्री था वो उसका दर्जा लेने के लिए वो तैयार नहीं हुए, और वो कैबिनेट से नीचे जो है वो चाहते नहीं है। हालांकि उनके पास जो है एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और एक ही राज्यसभा मेंबर है। अगर गणित की बात करें तो गणित के अंदर सिर्फ 2 ही आते हैं, जिसको लेके मोदी जी जो है आश्वस्त नजर नहीं आए कि 2 लोगों को लेके कैबिनेट दे। जी बिल्कुल, ये बड़ा उलटफेर है एक तरह से, और आने वाले चुनाव पर मैं जिक्र ही कर रहा था कि क्या असरात इसके हो सकते हैं। और अमजद, अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले शरद पवार हो या शिवसेना हो या कांग्रेस की तरफ से बात आ रही थी कि हम इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि जो लोग हम ख्याल हैं वो वापस आ सकते हैं। तो क्या अजित पवार के या इस तरह के और गठबंधन है या वो नेता जो उस दल में चले गए थे, एक राह बन सकती है इसकी महाराष्ट्र में, क्योंकि अगले चुनाव के लिए भी तैयारी करनी है? देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव जो है विधानसभा के चुनाव से पहले होना है। उसके अंदर आप देखेंगे कि जो गणित है, क्योंकि सारा खेल होता है गणित का होता है, तो उस टाइम पे जो गणित होगी तो आपको बड़ा उलटफेर नजर आएगा। और लगातार दोनों ही पार्टी जो है वो दावा कर रही है कि हमारे पास जो है कुछ विधायक जो है वो सच में है। क्योंकि मैं बता दूं कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ है, जिसके अंदर अगर हम विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा में इंडिया गठबंधन को 150 से ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो जिसको लेके जो विधायक है उनको कहीं ना कहीं जुगाड़ दिया है कि आने वाले वक्त के अंदर उनकी राजनीति का भविष्य क्या होगा। अगर वो अपने भविष्य का सोचते हैं
तो भविष्य का अगर एमएलए की बात करें तो अगर वो अपने भविष्य के लेके काफी ठीक ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं और जिसको लेके लगातार एक दूसरे से जो है वो रास्ते में लगातार कायम है। क्योंकि हमने ये देखा कि शरद पवार गठबंधन बिल्कुल, की दावा किया इसका गया फायदा जरूर, कि जो- इसका जरूर फायदा अपोजिशन उठाएगी, क्योंकि इसी का इंतजार कर रही है अपोजिशन। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद। अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में हमारे नुमाइंदे अमजद तफसीलात दे रहे थे। एक और बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, कुछ देर पहले मैंने कहा था यह खबर आने वाली है, योगी हटाए जा सकते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा है, उत्तर प्रदेश की सियासत में यह बड़ी हलचल है, बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में योगी हटाए जा सकते हैं क्योंकि बीजेपी को कम सीटों का जो खमियाजा है उसको योगी को भुगतना पड़ सकता है। ओहदे से हटाए जा सकते हैं बीजेपी की तरफ से। तो बीजेपी की लीडरशिप में यह तय किया गया है, ऐसी खबर है जराए से, कि उत्तर प्रदेश में शिकस्त उठाने का खमियाजा अब योगी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बड़ी तादाद में वहां सीटों का जो है नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश मुल्क की ऐसी रियासत है, ज्यादा सीटें वहां पर पिछली बार 65 से ज्यादा सीटें मिली थी, 65 के करीब, लेकिन इस बार एसपी ने वहां पर जो है सेंध मारी है बीजेपी के सीटों पर, और बड़ी तादाद में मुस्लिम चेहरे भी वहां पर आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को यह खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, योगी हटाए जा सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश से मैं आपको दे रहा हूं। आज ही शपथ ग्रहण हुआ और चेहरा जिस तरह से लोग फेस रीडिंग कर रहे थे योगी की, कि कहीं बैठे हैं प्रोटोकॉल के तहत, जरूर हम कुछ ही देर पहले बात कर रहे थे स्टूडियो में, लेकिन ये सारी चीजें एक एक करके सामने आ रही हैं। वजीर आला योगी ओहदे से हटाए जा सकते हैं बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भुगतना पड़ा है और उसी शिकस्त का खमियाजा, उसी नुकसान का खमियाजा योगी को भुगतना पड़ सकता है। तो उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, योगी हटाए जा सकते हैं, नुकसान का खमियाजा योगी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा नुकसान बीजेपी में योगी से या उत्तर प्रदेश में हुआ है। आखिरी सवाल ले लूंगा, शुजात साहब भी इशारा कर रहे थे। फिरासत साहब, मैंने आपको दो खबरें बता दी, महाराष्ट्र में चल रहा है और योगी हटाए जा सकते हैं, ये कुछ पहले से तय था, क्या कहेंगे बहुत शॉर्ट में? महाराष्ट्र का जो इशू है वो तो लोकल इशू है, उसको जैसा तरीके से टैकल करना है कर लेंगे। और योगी का जो इशू है, योगी के इशू के लिए हमारा जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो डिसीजन लेगा, चाहे योगी हो या कोई और हो, जिसके ऊपर जो डिसीजन लेना है वो बिल्कुल लेंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई होना है होगी। ठीक है, शुजात साहब आप इशारा कर रहे थे, ये खबर मैंने पहले भी दी थी। जी, मैं ये कह रहा था जी कि आज की जो तकरीब हुई हलफ बर्दारी की जी, वो दरअसल मोदी की तबाही का आगाज है। तो बहुत नाराज चल रहे हैं शुजात साहब, बहुत नाराजगी है। नहीं, नाराजगी नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है जी कि आगाज मैंने इसलिए कहा जी कि मैंने प्रफुल्ल पटेल की बात सुनी थी। जी जी, उसके जो पैसे जब्त किए थे ईडी ने, वो पैसे भी रिलीज कर दिए गए। 1.5 फुट का आदमी, यानी दो एमपीज है उनके, एक राज्यसभा में है, एक पार्लियामेंट में है शायद, तो 2 एमपीज वाली जमात भी 56 इंच के सीने वाले मोदी को डरा रही हैं। उसने ये कहा कि मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर था, मैं कैसे लूंगा मिनिस्टर फॉर स्टेट का रैंक। ये चलता रहेगा। तो एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता है, सुना दीजिए। हीरो जो है विलन को मारने जाता है, फिर कहता है कि नहीं, तुझे नहीं मारूंगा, अगर मारूंगा तो एक ही दम में तू खत्म हो जाएगा, मैं तुझे थोड़ा थोड़ा करके मारूंगा। तो हुकूमत भी किस्तों में तबाह होगी। ठीक है फाजिल साहब, 2 खबरें मैंने आपको ब्रेकिंग के तौर पर बता दी हैं और आपने भी इस पर बात की थी, अब तो क्लियर हो गया है। ऑडियो अनम्यूट कीजिए, ऑडियो अनम्यूट कीजिए फाजिल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। उसमें उदय ठाकुर शरीक नहीं हुए जी, और सराय ने यही कहा कि वो अपनी हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहे हैं जी। तो ये खेल पहले से चल रहा था जी। और अजित पवार के बारे में ये है जी कि लॉरेंस ऑफ महाराष्ट्र जी नंबर 1 जी, और ये खेल होने वाला है उद्धव ठाकरे की हुकूमत दोबारा बन सकती है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 योगी का तो है जी कि 2013 में जी जब मोदी का नाम एज ए कैंडिडेट, वज़ीर-ए-आज़म कैंडिडेट के तौर पर पेश किया गया, जी, उस वक्त कर्नल जो मुखालिफत करे थे योगी करे थे, ठीक, क्योंकि योगी जो है उनकी हिंदू वाहिनी बीजेपी से ज्यादा पावरफुल थी।
बिल्कुल। और इस वक्त उनको सीएम का ओहदा देकर उनको खामोश बैठा दिया गया। ठीक। और इस वक्त अगर जो मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज थे वो योगी थे, बिल्कुल। उसके बाद अमित शाह सेकंड नंबर पे थे। ठीक। तो योगी का उत्तर प्रदेश में कमजोर मुजाहरा, बिल्कुल, इसमें जहां अवाम ने भी हिस्सा अदा किया, वहीं पार्टी की आला क़यादत के इशारे पर भी काम, ठीक ठीक ताकि वो चैलेंज बाकी ना रहे। ठीक। बदकिस्मत ये है कि खुद मोदी साहब भी अपनी सतह से काफी नीचे आ गए। जी कभी पार्टी में पोजीशन नहीं है, जी। मजबूरन उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया गया। ठीक। मगर आने वाले दिनों में उनके साथ भी बिल्कुल, अभी चैलेंजेस से भरी ये मिली जुली सरकार है, अवामिल बहुत कुछ हैं, इसके असरात अब रियासतों में भी एक एक करके दिखने शुरू हो गए हैं। जैसा कि मैंने दो बड़ी खबरें आपको दे दी, एक महाराष्ट्र से और एक उत्तर प्रदेश से। आगे क्या कुछ चेहरा होगा इस सरकार का, क्या हालात बनने वाले हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, शुजात साहब, परवेज साहब और बाकरी साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। बहरहाल मिली जुली सरकार में फिलहाल इतना ही। आदाब।